लेक्चर 23B से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं नॉन आइडियल डायोड। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक इसके पहले हमने आइडियल डायोड के ऊपर देखी थी लेक्चर 23A में। अब ये नॉन आइडियल डायोड के देखेंगे। ये वही टॉपिक आईवी कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ नॉन आइडियल डायोड। मीन्स कि इसमें कुछ कट इन वोल्टेज मौजूद हो सकता है, कुछ रेजिस्टेंस मौजूद हो सकता है, तो इस वजह से एक नॉन आइडियल डायोड है। तो नॉर्मली तो आपकी करंट इक्वेशन ID इजकल टू IS ई टू VD अपॉन ईटा VT, तो VA की जगह हम यहाँ पे इसको VD बोलेंगे। तो यहाँ पे नॉन आइडियल केस के लिए ये आपका क्या हो गया, VD इजकल टू VA हो गया, या VA आपका VD हम बोल रहे हैं और I को ID बोल रहे हैं। तो दोनों चीज़ में ID और VD क्या है, इस डायोड के अगेंस्ट जो आपका पोटेंशियल है वो अक्रॉस, और ये आपका ID जो इस डायोड से करंट फ्लो कर रही है आपका फॉरवर्ड बायस में वो। तो ये है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप ध्यान से देखें उसके पहले एक पॉइंट समझते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपका एक्चुअल में क्या बता रहा है, आपका कट इन वोल्टेज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में बता रहा है कि कट इन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आपका कैसे काम करता है। जैसे कि आपको नॉर्मली डायोड की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने उसको फॉरवर्ड बायस किया है, मतलब अगर आपने 0 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज दे दिया, जैसे कि आपने 0.1 वोल्ट दिया आपने पी टर्मिनल में, और आपने इधर तो 0 हो गया, इधर N में 0 दे दिया, तो ये इसके कंपैरिजन में मोर पॉजिटिव है, तो आपका ये वर्क करेगा। बट नॉन आइडियल केस में ऐसा नहीं है। जैसे कि उसका कट इन वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट है, ये डायोड के काफ़ी बेसिक से सबको पता होना चाहिए कि कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट लेते हैं। तो 0.7 वोल्ट का मतलब क्या है कि जैसे ये डायोड है आपका, और ये आपने इससे ये आपका एक रजिस्टर जोड़ दिया लोड के लिए, और ये आपने एक बैटरी जोड़ी है। अगर आपने बैटरी में इसमें 0.1 वोल्ट भी दिया है तो भी ये वर्क नहीं करेगा अगर ये नॉन आइडियल डायोड है। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस एटलीस्ट 0.7 वोल्ट चाहिए, तब ये वर्क करेगा, तब ये फॉरवर्ड वाइस होगा। ये इसका पी साइड है, ये एन साइड है। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। अगर नॉर्मल आइडियल केस की बात करें तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे 0 वोल्ट से जैसे आपने ज़्यादा किया तो वहाँ पे वो वर्क करेगा। बट यहाँ पे देखो, अगर ये समझने वाली बात है, ये आपका क्या है, ये बेंडिंग डायग्राम है, ये बैंड डायग्राम है जो बैंड हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर होते हैं और आपके होल्स इधर होते हैं, ये भी सबको हम देख चुके हैं पहले। ओके, तो ये अगर 5BI आपका VA से बड़ा है, ओके, उस केस में क्या होगा, मतलब 5BI क्या है आपका जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, तो कट इन वोल्टेज एक्चुअल में यही होता है। मतलब कि अगर आपका VA 0.7 से छोटा है, कुल मिला के ये कहने की बात है, मतलब आप कुछ भी 0.2 वोल्ट मान लो अप्लाई कर रहे हो और वो 0.7 से छोटा है, तो ये बैंड कुछ आपका इस तरीके से बैंड करेगा। अब यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट सीधी सी है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को अपहिल मूवमेंट करना पड़ेगा और होल्स को डाउनहिल, जो कि वो करते नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। ये बेंडिंग डायग्राम 3 अलग अलग डायग्राम बना के दिखाए हैं। दूसरा डायग्राम ये वाला है जहाँ पे 5BI आपका VA के इक्वल है, यहाँ पे कोई भी बैंड नहीं है, नो बैंड। तो यहाँ पे क्या है कि बस वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे ही, बट लेकिन उतना फ्लो नहीं करेंगे। अभी उनको थोड़ा सा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसको डाउनहिल मूवमेंट करना है, और यहाँ पे जो होल्स होंगे उनको अपहिल मूवमेंट करना है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट पॉसिबल तो है, बट एकदम से ऐसा नहीं कि करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। जैसे आप क्या करेंगे, 5BA को VA के इक्वल करेंगे, मतलब ये इस तरीके से हो गया। अब एक्चुअल में क्या है, अब हमने क्या किया कि जो 5BI है, जो कि हमारा यहाँ पे एक वैल्यू रखता है, जो कि मान लो 0.7 वोल्ट है, कट इन वोल्टेज ही 5BI है। तो जब आप VA को 0.7 से ज़्यादा दोगे, जैसे कि मान लो आपने 1.5 वोल्ट दे दिया, तो अब क्या हुआ कि बैंड आपका दूसरे तरीके से बैंड हो गया, बैंड कुछ इस तरीके से बैंड हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको ये डाउनहिल मूवमेंट करना है, और ये जो होल्स है इनको अपहिल मूवमेंट करना है, जो कि वो करते ही हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेफर करता है डाउनहिल मूवमेंट और होल्स प्रेफर करते हैं अपहिल मूवमेंट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहती है। ये डिटेल में एनालिसिस हुआ कि एक्चुअल में कट इन वोल्टेज क्यों ज़रूरी है, और अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो वो 0 वोल्ट पे वर्क नहीं करता है, वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा पे वर्क करता है। आपको 0.7 से मोर वोल्टेज देना पड़ेगा तब वो वर्क करेगा। तो ये कट इन वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ बेंडिंग डायग्राम हमने देखा। अब आपका ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये देखो, तो ये वही चीज़ है कि जब तक आप ये कट इन वोल्टेज नहीं देते, ये कट इन वोल्टेज है यहाँ पे, ये V गामा कट इन वोल्टेज है, तो जब तक आप ये कट इन वोल्टेज की वैल्यू नहीं देते हो इसको डायोड को, तब तक ये बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करेगा फॉरवर्ड बायस में। तो यहाँ तक ये 0 रहेगा। बट एक आइडियल डायोड यहीं से थोड़ा सा ऐसे उठने लगता है और बाद में जाके इसी में ऐसे मिल जाता है। ये आइडियल डायोड का मैं बोल रहा हूँ डायग्राम, कि वो शुरू से ही उठ जाता है। बट प्रैक्टिकल डायोड आपका कट इन वोल्टेज जो है वहाँ तक वो उठेगा नहीं।
ओके, तो कट इन वोल्टेज तक ये लो रहेगा। उसके बाद जैसे कट इन वोल्टेज क्रॉस किया, मान लो 0.7 वोल्ट है, तो जैसे उसने 0.7 वोल्ट को क्रॉस किया तो आपका बैंड कुछ इस तरीके से बैंड हो गया। ये जो तीसरे वाले डायग्राम में ये इस तरीके से बैंड हो गया आपका बैंड। अब यहाँ पे आपका जो मूवमेंट होना चाहिए प्रेफरेबल वही होगा, तो फिर आपका यहाँ पे करंट फ्लो होना इस तरीके से स्टार्ट कर देगी, बढ़ेगी और फिर एक लेवल पे आके वो इस तरीके से एक्सपोनेंशियली राइज करेगी। ओके, ये तो फॉरवर्ड वाइज का केस हो गया फॉर प्रैक्टिकल डायोड। अब रिवर्स वाइज देखते हैं। रिवर्स वाइज पहले हमने क्या देखा है कि ये आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू तक फ्लो करती है। जैसे जैसे आप ये वोल्टेज में आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ेगी, बट ये एक लेवल पे आके रिवर्स सैचुरेशन करंट को अटेन कर लेगी। ये तो क्या था, ये यहाँ तक अगर हम बोलें तो ये आपका जो नॉर्मल डायोड होता है वो फॉलो करता है। बट एक प्रैक्टिकल डायोड में एक अलग सी चीज़ आता है कि एक वी ब्रेक डाउन का पॉइंट होता है, जिसको हम एनालॉग सर्किट्स में देखेंगे। वी ब्रेक डाउन का पॉइंट होता है, जैसे ही आपका ये वोल्टेज वी ब्रेक डाउन को अचीव करता है वैसे ही करंट एकदम से बहुत ज़्यादा लार्ज फ्लो करने लगती है। वैसे तो हम क्या कहते हैं कि रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करती, बट जैसे आपको वी बी आर मिलेगा ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो वैसे ही आपकी करंट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में फ्लो करेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे लॉजिक है, मतलब पहले तो वो कांस्टेंट हो जाएगी, ये आई एस या फिर आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट जो हमने अभी ऊपर सीखी है, करनी है पिछले लेक्चर में, तो उतनी वैल्यू के लिए कांस्टेंट, मतलब उस वैल्यू पे पहुँच के कांस्टेंट हो जाएगी उस वैल्यू के लिए। ओके, जैसे ये आपको येलो से दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, बट जैसे ही वो वी बी आर पे पहुँचेगा वोल्टेज आपका, ये आपकी वोल्टेज की एक्सिस है और ये नीचे आपकी करंट की एक्सिस है, तो वी बी आर पे पहुँचेगा तो इनॉर्मसली लार्ज करंट आपका फ्लो करने लगेगी। तो ये हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे इसको हमने डिस्कस किया है कि जो आई एस और आई नॉट जो भी है रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो सिलिकॉन के लिए वो नैनो एम्पेयर की रेंज में फ्लो करती है, बट उससे थोड़ी ज़्यादा जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पेयर की रेंज में फ्लो करती है। माइक्रो एम्पेयर ऑब्वियसली बात है नैनो एम्पेयर से काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो इससे ज़्यादा है, तो जर्मेनियम के लिए थोड़ी ज़्यादा रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करती है और सिलिकॉन के लिए थोड़ी कम, और ये ओवरऑल तो दोनों ही कम है क्योंकि माइक्रो एम्पेयर भी बहुत छोटी करंट है। ओके, और वी जो कट इन वोल्टेज है वी गामा वो 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, ये याद रखेंगे। ओके, और 0.3 वोल्ट है आपका जर्मेनियम के लिए। तो ये अलग अलग वैल्यूज रखता है, ये सिलिकॉन के लिए इतना हो गया और जर्मेनियम के लिए इतना हो गया। और नॉर्मल डी वी गामा अपॉन डी टी, जो कि हमने क्या निकाला था, डी वी अपॉन डी टी हमने ऊपर सॉल्व किया था ना प्रीवियस लेक्चर के आखिरी में, उसको जनरल केस उसका जो हमने देखा था, जनरल केस में क्या बोला था कि -2.5, और वैसे अलग अलग वैल्यू रखता है, -2.1 -2.3 सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए अलग अलग वैल्यू रखता है। जनरल वैल्यू इसकी -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस है। मतलब अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहे हो तो आपका ये जो वी गामा कट इन वोल्टेज है वो इतना कम हो रहा है, -2.5 मिली वोल्ट कम हो रहा है। मतलब काफ़ी है, वैसे तो काफ़ी कम वैल्यू है मिली वोल्ट, पर ठीक है इतना कम हो रहा है। मतलब एक्चुअल में इसके आगे मिली वोल्ट लिखना भी ज़रूरी है, मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये कम हो रहा है, तो आपका जैसे ये पॉइंट आपका 3 वोल्ट है जर्मेनियम के लिए, तो 0.3 में आप क्या कर दो, 0.3 माइनस 2.5 मिली वोल्ट माइनस कर दो, ये वोल्ट, तो इतना आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो ये पूरा एनालिसिस हुआ। कैरेक्टरिस्टिक आपने सीखे, आई वी कैरेक्टरिस्टिक फॉर वन नॉन आइडियल डायोड की। ओके, एक एक पॉइंट जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा वैसे वैसे इसमें चीज़ें जुड़ती गई। अब आगे देखते हैं, फिर आता है डायोड रेजिस्टेंसेज। तो डायोड रेजिस्टेंस 2 तरीके होते हैं, पहले रिवर्स बायस को देखते हैं। तो रिवर्स बायस में जो डायोड रेजिस्टेंस होगा वो तो नॉर्मल ही होता है आपका। ओके, तो ये आपका रिवर्स बायस डायोड रेजिस्टेंस है। नॉर्मली आइडियल केस के लिए तो आपको पता है, क्योंकि आइडियल केस में रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, आई 0 है। और आई कब 0 होगी, आई केवल तब 0 होगी जब आपका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होगा, मतलब कोई वायर ओपन होगा। ओपन वायर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनाइट। तो ये बात यहाँ पे हो गई। तो एन आइडियल डायोड इन रिवर्स बायस कैन बी ट्रीटेड एज ओपन सर्किट, ये तो सबको पता है, नॉर्मल बात। और फॉरवर्ड बायस में आइडियल केस में ऐसा क्लोज सर्किट की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर फॉर प्रैक्टिकल डायोड की अगर बात करें तो वहाँ पे एक रिवर्स रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हैज़ अ वेरी हाई वैल्यू, और इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। क्योंकि आइडियल केस की वैल्यू इन्फिनाइट है तो प्रैक्टिकल केस की वैल्यू फिर हाई ही हमें लेनी पड़ेगी, तो मेगा ओम्स में होती है बहुत ज़्यादा। मतलब इसके अंदर ये ओपन सर्किट तो नहीं है। एक प्रैक्टिकल डायोड की अगर बात करें तो वो एक ओपन सर्किट तो नहीं है। जैसे ये प्रैक्टिकल डायोड है और इसको हमने रिवर्स वाइज में चेक किया है, तो ये ओपन सर्किट तो नहीं दिख रहा आपको, बट फिर भी इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की मेगा ओम्स में है, तो ये करंट को फ्लो नहीं करने देगा आसानी से। वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम इन रिवर्स वाइज इफ आर इज गिवन, अगर आपको आर की वैल्यू दी हुई है तो फिर आप अपने डायोड को इससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, एक ऐसा वायर जिसमें एक रेजिस्टेंस मौजूद है केवल।
और इसमें रिवर्स करंट फ्लो होगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा था आई इक्वल टू, अगर आपको ये इक्वेशन याद हो, माइनस आई एस के इक्वल आता है अगर आप रिवर्स बायस में करते हैं तो, है ना। तो माइनस आई एस की वजह से ये आपका इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है आई एस की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। उसके बाद बट इफ़ आर आर इज़ नॉट गिवन देन रिप्लेस डायोड बाई ओपन सर्किट। अगर आपको आर आर गिवन नहीं है तो चाहे प्रैक्टिकल डायोड हो चाहे आपका आइडियल डायोड है, दोनों ही डायोड को आप ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। एकदम सिंपल सा केस है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं फॉरवर्ड बायस के केस पे। तो फॉरवर्ड बायस डायोड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक आपका हो गया स्टैटिक रेजिस्टेंस जिसको आर एफ बोलते हैं, ये नॉर्मली मतलब ये एफ आपका फॉरवर्ड बायस को शो करता है। एक आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये भी है तो फॉरवर्ड बायस केस के अंदर ही, बट ये आर डी से शो करते हैं, मतलब इसके सिंबल में आपको पता नहीं चलेगा ये फॉरवर्ड को शो कर रहा है। तो ये कब डिफाइन किया जाता है? जब आपका जो डायोड होता है वो एसी सिग्नल्स उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। व्हेन डायोड इज सब्जेक्टेड टू एसी सिग्नल, तब आपका एक जो रेजिस्टेंस है आर डी, ये आपका वर्क करता है। अब इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी, डायनेमिक रेजिस्टेंस जो आपका है। अब आर एफ को देख लेते हैं। तो आर एफ इट कम्स इनटू पिक्चर फॉर डीसी अप्लाइड, ठीक है, डीसी अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। आर एफ सिंपल है आपका। आर क्या होता है? नॉर्मल आर क्या होता है? वी अपॉन आई होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वी के लिए वी के संग डी और आई डी, तो आर इज वी डी अपॉन आई डी, इसको आर एफ बना दो। तो नॉर्मल आर इजकल टू वी बाई आई होता है, उसमें हमने अलग कर दिया आर एफ इजकल टू वी डी बाई आई डी। आर एफ की रेंज होती है फ्यू ओम्स, क्योंकि नॉर्मली तो हमको क्या चाहिए, आइडियल डायोड कैसा होता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह होता है। मतलब अगर आप आइडियल डायोड ले रहे हो, फॉरवर्ड बायस कर रहे हो, तो वो करंट को एज इट इज़ आगे जाने देगा। और अगर हम प्रैक्टिकल डायोड की बात करते हैं और हम फॉरवर्ड बायस ही करते हैं, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो करंट को आगे जाने दे, बट जो रेजिस्टेंस हो उसकी वैल्यू कितनी हो, बहुत छोटी हो। ये तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया कि रेजिस्टेंस आपका स्मॉल होना चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा करंट को इधर ड्रॉप कर ले अपने तरफ, बाकी सारी करंट को आगे जाने दे। तो ये आपका स्मॉल वैल्यू का होता है, फ्यू ओम्स की रेंज में होता है। इफ़ आर एफ आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो उसको सीधे से नेगलेक्ट कर दो, और आप चाहे प्रैक्टिकल डायोड हो चाहे आपका आइडियल डायोड हो, आपको ये बनाना है, ठीक है, एक शॉर्ट सर्किट बनाना है। फिर बात करते हैं डिटेल में, तो हमने देख लिया ऐसे ही, ठीक है, दोनों डायोड रेजिस्टेंस। अब डिटेल में बात करते हैं डिफ्यूजन या फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसको हम डिफ्यूजन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे। जो हमने ऊपर क्या देखा था, आर डी, और हमेशा याद रखेंगे जितनी भी चीज़ें हम एसी से रिलेटेड लिखते हैं उनको स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल आर, स्मॉल आई, स्मॉल वी। और हम जो डीसी के लिए लिखते हैं वहाँ पे हम कैपिटल यूज़ करते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आई, ये चीज़ें। तो ये स्मॉल और कैपिटल आपको इसी के लिए डिनोट करने के लिए बताया गया है, मतलब इसको यूज ही करते हैं कि डीसी के लिए हर चीज़ कैपिटल और एसी के लिए हर चीज़ स्मॉल में। तो इसको स्मॉल आर डी करके लिखा है। ये आपका डायनेमिक या डिफ्यूजन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये क्या है कि जितना आपका करंट की वैल्यू में चेंज आएगा, ये इस एक्सिस पे आई डी है आपका, इस एक्सिस पे वी डी है, एक्चुअल में ये कैपिटल वाले हैं। तो इन्हीं वी डी और आई डी की मदद से आप क्या निकालते हो, आर एफ निकालते हो। ओके, तो ये आर एफ तो अपने अलग पढ़ा, ये आर डी पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें क्या है कि आई डी एक्सिस पे जितना करंट में चेंज होगा, उस करंट के चेंज के लिए जितना आपको वोल्टेज में चेंज मिलेगा, उस चेंज की मदद से हम यहाँ पे आर डी को निकालते हैं। तो देखो ये हमने सिग्नल दिया हुआ है, और ये वी डी क्यू, ये आई डी क्यू क्या है कि क्यू पॉइंट डीसी बायस करंट है। तो ये क्यू पॉइंट पे आपकी जितनी बायस करंट फ्लो कर सकती है वो है ये, ठीक है। ये डिटेल में क्यू पॉइंट पे ये सब हम कहाँ देखेंगे, एनालॉग में। अभी केवल इसको देख के समझ लो कि अच्छा ऐसा है, तो इसको डिटेल में देखेंगे एनालॉग में। तो क्यू पॉइंट डीसी बायस करंट है, तो इस आई डी क्यू वैल्यू पे आपका कितना करंट में चेंज है। तो एक ये हमने पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, इस पे ये पॉइंट 2 ले लिए, तो इस पे ये आपने 2 पॉइंट लिए। तो इसमें जो जितना चेंज ऑफ करंट है, मतलब इस हाई वैल्यू से इस लो वैल्यू को माइनस करके, तो ये डेल आई डी आया, ये आपका डेल आई डी आया। तो इस डेल आई डी के लिए वोल्टेज एक्सिस पे कितना चेंज मिलेगा, वो ये है कि इस पॉइंट के रिगार्डिंग ये और इस पॉइंट के रिगार्डिंग ये, तो ये कितना चेंज है, इसका डिफरेंस दोनों पॉइंट का, वो आपका डेल वी डी है। तो ये डेल वी डी अपॉन डेल आई डी करके ये आपको आर डी मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पहले तो आर डी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि डेल वी डी और डेल आई डी। तो ये हमेशा चेंज के फॉर्म में आपको शो करना पड़ता है, ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस को या एसी वाले को। तो वी हैव आई डी इक्वल टू आई एस ई रेज टू वी डी अपॉन ईटा वी डी -1। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है 1 की कंपैरिजन में, ये हमने पहले भी एजम्पशन किया है, तो इसको आई डी को हम लगभग आई एस ई रेज टू वी डी अपॉन ईटा वी डी के इक्वली मान लेते हैं। ओके, इफ़ वी डी इक्वल टू वी डी क्यू, अगर आपका वी डी क्यू के इक्वल है तो आपका आई डी क्या होगा, आई डी क्यू के इक्वल होगा। मतलब ये दोनों पे वैलिड है कि अगर वी डी क्यू के इक्वल है तो आई डी क्यू के इक्वल है, दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई डी क्यू इक्वल टू आई एस और इंटू ई रेज टू वी डी क्यू अपॉन ईटा और वी टी।
तो यह आपका सॉल्व हो क्या आया, मतलब आपने दोनों वैल्यूज़ को अलग कर दिया। अब यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, तो इस आई वी कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बनाई है उसका स्लोप हमें क्या देता है, जी डी देता है एक्चुअल में, क्योंकि डेल आई अपॉन डेल वी के इक्वल है वो स्लोप। ये स्लोप में आई ऊपर है और वी नीचे है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि स्लोप क्या होता है वाई बाई एक्स, और वैसे क्या होता है वाई इजकल टू एम एक्स, स्लोप क्या होता है एम, तो एम क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स। तो एक्चुअल में ये इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। अब हमने किसका स्लोप निकाला है, हमने इसका स्लोप निकाला है, ये जो आपका कर्व है, तो इसका स्लोप y क्या है आई डी और x क्या है वी डी, तो इस वजह से ये आई डी अपॉन वी डी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आई अपॉन वी हमेशा कंडक्टेंस की होती है, तो ये जी डी हो जाएगा ना कि आर डी, क्योंकि आर डी तो इसका उल्टा है, और जी डी क्या है 1 अपॉन आर डी, जी डी इज़ 1 अपॉन आर डी, या फिर आर डी इज़ 1 अपॉन जी डी। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है कि अगर हम आई डी अपॉन वी डी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं, ये कंडक्टेंस है, तो ये जी डी है। तो इस वजह से इसका स्लोप जब आपने निकाला तो डेल आई अपॉन डेल वी लिखा, क्योंकि उस एक्सिस पे ऊपर आपको वाई वाली वैल्यू रखनी है, इधर एक्स वाली हो, ये चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स है, तो डेल आई अपॉन डेल वी जी डी के इक्वल है एक्चुअल में। ये क्या है डायनेमिक कंडक्टेंस। तो एक्चुअल में पढ़ तो हम डायनेमिक रेजिस्टेंस रहे थे, पर उसके लिए पहले में डायनेमिक कंडक्टेंस देखना पड़ गया। इजकल टू क्या है डी आई डी अपॉन डी वी डी, इसी जो ये डेल है इसी को डी कर दिया, ठीक है, ये जो डिफरेंस है चेंज है उसको हमने ये कर दिया, एट वी डी इजकल टू वी डी क्यू। तो इसमें एट वी डी इजकल टू वी डी क्यू हमें लगाना है। अब इसमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू है आई डी, जिसको मैंने हाईलाइट किया और फिर मैंने यहाँ ले जाके ये किया है, तो एक्चुअल में हमें इसी पूरे का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू नीचे वी डी और वी डी को वी डी क्यू करना है। तो ये चीज़ है, ये एक्चुअल में हम वी डी मान सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसका आई एस ई रेज टू वी डी, अब इस वी डी को आपको मानते हुए वेरिएबल और इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका कोफिशिएंट जो था 1 अपॉन ईटा वी डी बाहर आ गया, ये ऐसे हो गया। अब ये वी डी क्यू उठा के हमें इसमें वी डी में लगा देना है। ओके, ये वी डी में वी डी क्यू लगा देना, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन गया 1 अपॉन ईटा वी टी बाहर, आई एस इंटू ई रेज टू वी डी क्यू अपॉन ईटा वी टी। तो ये जो पूरी वैल्यू है, यही पूरी वैल्यू आपकी क्या है आई डी क्यू है, ये पूरी वैल्यू आपकी क्या है आई डी क्यू है। तो जी डी किसके इक्वल आ गया आई डी क्यू अपॉन ईटा वी टी, ये पूरा आपका जी डी की वैल्यू आई। तो डायनेमिक कंडक्टेंस ये आपका अलग फार्मूला आया डायनेमिक कंडक्टेंस का, आई डी क्यू अपॉन ईटा वी टी। आई डी क्यू क्या है क्यू पॉइंट डी सी बाइस करंट थ्रू डायोड, ये हमने पहले ही देखा है। वी डी क्यू क्या है क्यू पॉइंट डी सी वोल्टेज थ्रू डायोड, डी सी बाइस वोल्टेज थ्रू डायोड। तो ये आई डी क्यू वी डी क्यू अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये एनालॉग के अंदर आता है, तो ये एनालॉग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये। उसके बाद नाउ डिफ्यूजन रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ जी डी। तो ये जो जी डी है 1 अपॉन जी डी इज आपका क्या दे देगा आर डी दे देगा। तो हमें एक्चुअल में आर डी को निकालने के लिए क्या करना पड़ा था, वी डी को लेके और विद रिस्पेक्ट टू आई डी उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता था। बट क्योंकि हमें वी डी की वैल्यू पता नहीं है, हमें आई डी की इक्वेशन पता है, आई डी इक्वल टू आई एस समथिंग समथिंग, तो हमने इसीलिए उल्टा काम कर लिया। हमने आई एस को लेके उसको विद रिस्पेक्ट टू वी डी डिफ्रेंशिएट करके और जी डी निकाल लिया, फिर जी डी का ही रेसिप्रोकल आर डी है। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली थी जी डी की, उसी का रेसिप्रोकल आपका आंसर हो गया। तो ईटा वी डी ऊपर आ गया, नीचे आई डी क्यू आ गया, ये आपका आर डी आ गया। आर डी कलाकार है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, डिफ्यूजन रेजिस्टेंस, इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो शुरू के दो हमने देख लिए, डायनेमिक देख लिया, डायनेमिक रेजिस्टेंस इसको कहते ही हैं, इसको डिफ्यूजन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और एसी रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको। ओके, क्योंकि एसी ये तो हमने देख लिया, स्मॉल आर डी इज फॉर एसी, और इसको एक अलग नाम है इसका, वो है इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं, दिस इज इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस। तो आर डी एक्चुअल में क्या है, अगर देखा जाए ईटा को अलग कर दो तो वी अपॉन आई के इक्वल होता है। आर हमेशा कोई भी आर है वो आपका वी अपॉन आई के इक्वल है, और इसमें हमने अलग से क्या डाला है, क्योंकि ये डायनेमिक वाला है तो इसमें हमने अलग से ये टी डाल दिया, तो ये वी टी अपॉन आपका आई डी क्यू के इक्वल है एक्चुअल में। और ईटा इसके बाहर एक कोफिशिएंट की तरह काम करता है, जो कि नॉर्मली तो ईटा आपका 1 ही होगा। तो आर डी नॉर्मली अगर देखें तो वी अपॉन आई, और उसमें भी स्पेशली क्या हो गया वी टी अपॉन आई डी क्यू। तो आर डी इसके इक्वल है, ये याद रखेंगे। डिटेल में एनालिसिस किया हमने आर डी का। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल्स फॉर डायोड व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस। तो इक्विवेलेंट डायोड के मॉडल्स देखेंगे हम जब वो अलग अलग फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में होगा। तो आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में, तो ये सबको पता है कि वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और करंट आपका एनोड टू कैथोड फ्लो करेगी। ओके, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, तो ये आपका करंट फ्लो करेगी। इफ डायोड इज आइडियल देन इट कैन बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और ऑन स्विच की तरह काम करता है।
नेक्स्ट केस, अगर ये रिवर्स बायस में है और बात वही कि आइडियल डायोड है, डायोड आइडियल है, तो रिवर्स बायस में तो ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये इसको ओपन कर दिया और करंट इसके थ्रू जीरो हो गई, और ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है, सबको पता है। बट अगर अब हमने क्या किया कि नॉन आइडियल डायोड को लिया है, तो ये कैसे काम करेगा। अगर हमने इनकेस नॉन आइडियल डायोड को लिया है और यहाँ पे VD आपका जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब फॉरवर्ड बायस में क्या है, RF इज़ नॉट गिवन, तो अगर तो यहाँ पे क्या है, जो हमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, वो यहीं के लिए पढ़ा था। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो हमने ऊपर पढ़ा है RF, तो इसी जगह के लिए पढ़ा है। अगर ये फॉरवर्ड बायस है, ये नॉन आइडियल डायोड है, तो आप इसको रिप्लेस करो किससे, दो चीज़ों से रिप्लेस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक तो उसके RF से रिप्लेस कर दो, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से, और V गामा से भी रिप्लेस कर दो। और V गामा से रिप्लेस करोगे, उसकी पोलरिटी बिल्कुल डायोड की तरह ही होगी। देखो ये डायोड का P पार्ट है, ये N पार्ट है, इसकी पोलरिटी भी प्लस ऊपर नेगेटिव नीचे, सेम पोलरिटी इसी की जैसी हो गई। तो अगर RF आपको गिवन है तो आप ये करो, और ओवरऑल वोल्टेज जो डायोड के क्रॉस था वो अब भी रहेगा, वो इन दोनों के क्रॉस रहेगा VD, ओके, या स्पेसिफिकली बोले तो RF के क्रॉस रहेगा। तो ये तो नॉन आइडियल केस हो गया। अगर RF गिवन नहीं है तो केवल आप V गामा से रिप्लेस कर दो। तो तीन अलग अलग आपके तरीके हुए। एक आपका क्या हुआ कि आप शॉर्ट सर्किट कर दो, एक आपका क्या हुआ कि आप V गामा से रिप्लेस कर दो, एक आपका क्या हुआ कि RF और V गामा दोनों से रिप्लेस कर दो। तो ये तीन पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है, ओके, फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, आपने इसको ओपन कर दिया, ओके, या RR से भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको रिवर्स रेजिस्टेंस दिया है तो, ओके। फिर AC सर्किट्स देखते हैं। अगर आपका AC सर्किट्स की बात कर रहे हैं, जो कि हमने अभी देखा, ये AC रेजिस्टेंस, तो इसको RD से रिप्लेस कर दो, जो आपका डिफ्यूजन रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस है, तो केवल आप इसको इससे रिप्लेस कर दो अगर आप AC सर्किट की बात कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे एक थोड़ा अलग टॉपिक है, उसको देखते हैं, चार्ज स्टोरेज एंड ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ अ PN जंक्शन, ओके। तो PN जंक्शन जो है, मतलब ये थोड़ा और लेवल ऊपर का आ गया, जो आपका ये PN जंक्शन है, या नॉर्मली अब उसको हम डायोड के नाम से जान रहे हैं, PN डायोड, तो ये डायोड ही हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर चार्ज स्टोरेज भी हो सकता है, और इसका ट्रांजिएंट बिहेवियर कैसे होता है वो भी हमें देखना है, तो उसको हम देखते हैं, ओके। तो ये है कि द इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन लीड टू करंट फ्लो। तो माइनॉरिटी कैरियर जो हमने इंजेक्ट किए उसकी वजह से करंट आपकी फ्लो कर रही है, ये तो हमने देखा ही कि डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रही है। एंड टू चार्ज स्टोरेज इन द PN जंक्शन, और इसी की वजह से आपका चार्ज स्टोरेज भी होता है। वी कंसिडर द स्टोर्ड चार्ज, ठीक है, स्टोर्ड चार्ज, इट्स इफेक्ट ऑन द जंक्शन कैपेसिटेंस एंड ट्रांजिएंट बिहेवियर। तो हम इस तीनों को कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें कुछ चार्ज भी स्टोर हुआ है, उसका इफेक्ट जंक्शन कैपेसिटेंस पे क्या होगा, और ट्रांजिएंट बिहेवियर PN जंक्शन का कैसे आएगा, ड्यू टू सडन चेंजेस इन द बायस वोल्टेज। और ये तीनों चीज़ें हुई क्यों हैं, देखो, पहला चीज़ स्टोर्ड चार्ज, ठीक है, इनको ये मार्क कर दिया। दूसरा चीज़ जंक्शन कैपेसिटेंस पे इसका इफेक्ट, और तीसरी चीज़ ट्रांजिएंट बिहेवियर। ये तीन चीज़ हो गई जो आपको दिख रही होंगी, ये तीनों टिक के अंदर है, ये तीन चीज़ें। तो ये क्यों हुई हैं, ये यहाँ पे मैंने अच्छे से मार्क किया है कि ड्यू टू सडन चेंजेस इन द बायस वोल्टेज। अगर आप बायस वोल्टेज में सडन चेंज करते हो एकदम से, ये हेडिंग ही उसी लिए है। चार्ज स्टोरेज और ट्रांजिएंट बिहेवियर जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये केवल तभी काम करेगा जब आप सडन चेंजेस करोगे बायस वोल्टेज में। और ट्रांजिएंट अगर आपने पहले पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिएंट तभी वर्क करता है जब सडन चेंजेस होते हैं या फिर कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है। तो यहाँ तो कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है नहीं, यहाँ केवल हम डायोड को पढ़ रहे हैं। यहाँ इसमें ट्रांजिएंट बिहेवियर केवल एक तरीके से हो सकता है अगर इसके हम बायस वोल्टेज में सडन चेंज करें तो, ओके। तो माइनॉरिटी कैरियर चार्ज स्टोरेज देखते हैं। अब ये तो हमने बेसिक समझ लिया कि ऐसा हुआ क्यों। अब यहाँ पे इक्वेशन हम निकालेंगे कि माइनॉरिटी कैरियर चार्ज कैरियर स्टोरेज, ओके। फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ एनालिसिस हम क्या करते हैं कि P+N जंक्शन लेते हैं। तो PN ना लेने की बजाय हम P+N लेते हैं, उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, ओके। उससे फ़ायदा क्या है ये समझ लेते हैं कि JT जो आपका J टोटल है, करंट डेंसिटी टोटल, वो JN और JP के इक्वल होता है। अगर हमने P+N जंक्शन लिया है, इसका मतलब P+ वाली साइड में बहुत ज़्यादा करंट आपकी फ्लो हो रही है, तो आपका जो JP है वो ग्रेटर देन हो जाएगा JN से। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हियर JT जो है वो पूरा JP के इक्वल हो गया, जो आपका होल की वजह से करंट डेंसिटी, होल करंट डेंसिटी, तो वही आपकी टोटल करंट डेंसिटी के इक्वल होगी लगभग। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे P+N जंक्शन लिया है, तो ये हमें हेल्प करेगा। तो जब हमने P+N जंक्शन लिया तो यहाँ पे हम अभी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम इस साइड में करें। क्यों? क्योंकि ये इंजेक्ट करेगा, होल्स को ये इंजेक्ट करेगा, और होल्स N साइड में क्या होंगे, एज अ माइनॉरिटी कैरियर काम करेंगे, ओके। होल्स जो N साइड में वो माइनॉरिटी कैरियर है और इलेक्ट्रॉन P साइड में आपके माइनॉरिटी कैरियर है। तो P+ है
तो P प्लस है तो इसकी वजह से बहुत सारे होल्स ये इधर से इंजेक्ट करके उधर भेजेगा, तो कुछ कुछ रिकॉम्बिनेशन यहाँ हो जाएगा, बाकी रिकॉम्बिनेशन ये होते होते और बिल्कुल आखिरी में रिकॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में प्रोसेस होता है। तो हम एनालिसिस करेंगे एन साइड का। ओके, अगर हम n प्लस करते, इसको n प्लस कर देते तो एनालिसिस करते p साइड का, तो ऐसा तो फिलहाल है नहीं, तो इसको हटाते हैं और हम इसका एनालिसिस करते हैं। ये सबको पता है, ये एक्सिस चार्ज कैरियर डेल पी एन एक्स इधर है। ये पी एन एक्स ही क्यों है, क्योंकि पी एन का क्या मतलब है, होल्स इन एन साइड, और होल्स इन एन साइड क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है। तो अभी हम माइनॉरिटी कैरियर पे ही फोकस कर रहे हैं। तो ये हो गया, ये डायग्राम समझ में आया होगा पूरा। और ये डायग्राम पहले भी देख चुके हैं, बट यहाँ पे हमने केवल एक साइड को कंसीडर किया है, क्योंकि ये पी प्लस है तो इधर से ज़्यादा एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर आपने इंजेक्ट करा दिए हैं। और माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इन साइड में होल्स है। तो उसके बाद वी हैव, तो डेल पी एन एक्स, ये आपकी क्वेश्चन पहले से पता है, पी एन नॉट ई रेस टू, एक आपका ई रेस टू वाला ये टर्म आता है और एक आपका अलग टर्म आता है। ये क्वेश्चन पहले से हमने देखी हुई है। तो क्वेश्चन ली, सो माइनॉरिटी चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया इन द न्यूट्रल एन रीजन। तो न्यूट्रल एन रीजन जो ये आपने ग्राफ बनाया है ऐसा, ये आपका डिप्लीशन रीजन है, और यहाँ पे ये है, ये एन रीजन है, इधर ये पी रीजन है, बीच में आपका डिप्लीशन रीजन है। ओके, तो बीच में तो आपका ये डिप्लीशन रीजन हो गया। तो एन रीजन में, न्यूट्रल एन रीजन में आपका माइनॉरिटी चार्ज कितना स्टोर होगा पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट समझना है कि जो निकालते हैं हम आंसर, ये पर यूनिट एरिया के फॉर्म में निकालते हैं कि कितना चार्ज स्टोर हुआ है, वो भी माइनॉरिटी वाला चार्ज, मतलब एन साइड में पॉजिटिव चार्ज कितना स्टोर हुआ है। पॉजिटिव चार्ज होल्स की वजह से होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होल की वजह से कितना स्टोर हुआ है, और वो भी पर यूनिट एरिया, उसको निकाल रहे हैं। तो उसको हमने क्या बोला है, क्यू पी, इसको हमने बोला क्यू पी। क्यू पी इज क्यू, और हम कितना निकालेंगे, पर यूनिट एरिया, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एक्सन से लेके इन्फिनिटी, मतलब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट क्या है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये एक्सन है, और इधर इन्फिनिटी है। तो एक्सन से लेके इन्फिनिटी, मतलब ये जो पूरा एन साइड है ये एक्सन से लेके इन्फिनिटी है इसकी लिमिट। तो डेल पी एन एक्स जो हमारा है ऊपर इक्वेशन, इसी को इंटीग्रेट कर दो, उसमें क्यू मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका चार्ज, माइनॉरिटी चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया निकल आएगा। तो हमने यही सेम चीज़ करी है कि इस क्यू को हमने यहाँ, सॉरी, इस क्यू को हमने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया, और बाकी इसका माइनस एक्सन से इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये पूरी इक्वेशन वही है जो ऊपर से हमने कॉपी करी है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि ये जो पूरी इक्वेशन है नीचे वाली, तो इसको आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको इसका कोफिशिएंट -1/LP मिल जाएगा डिनोमिनेटर में इस तरीके से। और ये जो पूरी है इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे एक्सन से इन्फिनिटी, तो ये पूरा आपको क्या देता है, LP के इक्वल होता है ये पूरा। इस डेरिवेशन में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पूरा आप लगा रहे हो ये पूरा LP के इक्वल है। ये जो पूरा आपका डेरिवेशन है, मतलब ये जो टर्म है, इसको जब आप लिमिट लगा दोगे एक्सन से इन्फिनिटी तक और इंटीग्रेट करके, तो ये जो पूरा मैंने बॉक्स में किया है ब्लू वाला, तो ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है कि ये पूरा आपका LP के इक्वल है। क्यू को एज इट इज़ कॉपी कर लो, और पी एन नॉट को एज इट इज़ कॉपी कर लो, और ये जो टर्म है इसको भी कॉपी कर लो। तो कुल मिला के क्या है कि आपका जो डेरिवेशन है उसमें क्यू पहले से था, पी एन नॉट आपके फॉर्मूले में था। ओके, और ये आपके फार्मूले में था, और ये जो नहीं था फार्मूले में, जो बच गया था, वो पूरा केवल LP के इक्वल आ गया। बस इतना सिंपल है, जो टर्म बच गया था वो पूरा ही टर्म आपका LP के इक्वल आ गया। और ये सारी चीज़ें कब हैं, आफ्टर इंटीग्रेशन है। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी आफ्टर इंटीग्रेशन है। तो जो बच गया था वो आपके इसके इक्वल आ गया। तो ये आपका क्या निकला, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया इन द न्यूट्रल एन रीजन। होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी कितनी होगी, JP एक्सन क्या होगी, Q इंटू DP, PN नॉट LP e रेज़ टू VA/VT -1, ये भी हम देख चुके हैं। ओके, तो JP एक्सन हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये आपका होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी हो गई, ये चार्ज स्टोर्ड हो गया पर यूनिट एरिया इन द न्यूट्रल एन रीजन। और नीचे चलते हैं, अ सिमिलर एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया इन द न्यूट्रल पी रीजन। तो ये तो होल्स के लिए था, अब हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर सकते हैं, तो उसको QN से लिखेंगे। बट ये है कहाँ पे, ये P साइड में है। सिमिलर वही -XP से -∞ तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो डेल NPX dx, तो इसमें क्या होगा, आपका Q बाहर अलग से रहेगा, इसमें Q और होगा मेरे हिसाब से, लेट मी चेक, हाँ Q बाहर अलग से पहले से ही, इसमें Q मिसिंग था, तो आपका Q होगा। तो ये Q तो आपका एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा इसके फॉर्मूले में आपका NP नॉट पहले से होगा और ये भी पहले से होगा। केवल जो बच रही होगी चीज़ वो आपका LN में चेंज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपकी बचेगी इसके फॉर्मूले में उसका इंटीग्रेशन LN में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन इसका आ गया। अब जो इक्वेशन 2 थी आपकी, इक्वेशन 2 ऊपर थी ये वाली, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया न्यूट्रल एन रीजन, और ये भी होल की वजह से था।
तो इसको हम लिखते हैं, इसको दोबारा कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, LP मल्टीप्लाई करेंगे एक अलग से, और DP मल्टीप्लाई करेंगे और ये करेंगे, और ये LP मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो हो ही गया है। ये चीज़ हमने अलग से डाली हुई है, ये चीज़ पहले से नहीं थी। ओके, इसके फॉर्मूले में LP मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड नहीं था। आपने क्या किया, जो LP मल्टीप्लाई हो रहा था वो तो आपने यहाँ लिख दिया, और हमने अलग से अपने तरफ से LP मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये DP मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये जो पूरा फार्मूला है ये जिसपे DP अपॉन LP आ रहा है, ये आपका JP XN के इक्वल होता है, और यहाँ बच क्या गया, LP स्क्वायर अपॉन DP। ये क्या बच गया, LP स्क्वायर अपॉन DP। यही हमने यहाँ पे लिखा है LP स्क्वायर अपॉन DP इंटू JP XN। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि LP जो होता है वो रूट ऑफ DP टाउ P के इक्वल होता है, या फिर L स्क्वायर P किसके इक्वल होता है, DP और इंटू टाउ P के इक्वल होता है। तो इसी LP स्क्वायर को हम यहाँ पे कर देंगे चेंज, इसको DP इंटू टाउ P। अब DP से DP कट जाएगा तो ये क्या बच गया, सिंपल बच गया कि टाउ P और इंटू JP XN, तो इसके इक्वल बच गया। तो QP जो है वो आपका इसके इक्वल बच गया, टाउ P और JP XN। ये क्या है, होल्स की वजह से माइनॉरिटी कैरियर चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया इन द न्यूट्रल एन रीजन में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, बट होल्स की वजह से, इसलिए इसको QP लिखा हुआ है। ये आपका थर्ड इक्वेशन है, इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टाउ P पे और JP XN पे, जो आपका करंट डेंसिटी है। तो इफ़ लाइफ टाइम टाउ P इज लॉन्गर देन द इंजेक्टेड होल्स, लॉन्गर देन, मतलब लॉन्गर देन नहीं है, ये देन है, THEN वाला, मतलब वो कह रहा है कि अगर आपका टाउ P जो है, लाइफ टाइम जो टाउ P है वो बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, तो जितने इंजेक्टेड होल्स हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे फार्दर बिफोर रिकॉम्बिनेशन एंड दस मोर होल्स आर स्टोर्ड। तो वो ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन से पहले ही वो मतलब उतने डिफ्यूज हो जाएंगे और आपको ज़्यादा होल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्टोर एज ए चार्ज स्टोर्ड होते हुए मिलेंगे, ये कहना चाह रहा है वो। मतलब कुल मिला के क्या कह रहा है कि अगर आपका टाउ P ज़्यादा है, लॉन्गर है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, है ना, टाउ P की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम ज़्यादा है, मतलब टाइम किसका ज़्यादा है, उनके रिकॉम्बिनेशन होने का टाइम ज़्यादा है। मतलब ये मान लो कि जैसे ये ग्राफ था, यहाँ से आपके होल्स ऐसे चले और यहाँ पे रिकम्बाइन होंगे, बट टाउ P ज़्यादा है, मतलब रिकॉम्बिनेशन होने का टाइम ज़्यादा है, तो वो आपका इस एरिया में ज़्यादा देर तक रहेंगे और आपका चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। कुल मिला के ये कहने का मतलब है। ओके, तो मोर होल्स आर स्टोर्ड इफ़ देयर इज चार्ज एंड दीज शुड बी। और अब ये यहाँ पे लॉजिक वाली बात आती है कि अगर कहीं पे चार्ज है तो वहाँ पे कैपेसिटेंस ज़रूर होगा। तो ये तो बेसिक हमने अभी चार्ज देखा, अब चार्ज से रिलेटेड ही कैपेसिटेंस देखेंगे। अगर कहीं पे चार्ज मौजूद है तो फिर कैपेसिटेंस भी मौजूद होगा ही होगा। तो ये आपका थोड़ा सा कैपेसिटेंस वाला पार्ट है, उसके बाद फिर लेक्चर 24 रहेगा। इसको पार्ट C में कर लेते हैं।